नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। भारत में सांस लेना हो गया है दूभर, क्योंकि पूरे भारत में एक तरह का वायु आपातकाल आ चुका है। इस समय एज अ मेंबर ऑफ द उत्कर्ष टीम एज वेल एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप सभी जब घर से बाहर निकलें तो एक मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस समय जितना भी आप इस दूषित हवा में सांस लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है आपके लंग्स को डैमेज होने का। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की संख्या जितनी आप अपने श्वसन प्रणाली से अपने भीतर लेके जाएंगे, हार्ट अटैक्स के भी चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि ये नलियों में ब्लॉकेजेस करवा रहा है। जिस प्रकार से हमारे संविधान में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की बात हुई थी, अभी कुछ ही समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का वर्णन करते हुए कहा था कि हर व्यक्ति को इस देश में अधिकार है कि ये एक अच्छे पर्यावरण में रहे। पर जिस प्रकार से हमारी सरकारें और हमारे लोग ऐसे देख रहे हैं इस पर्यावरण को कि हाँ, एक नया पर्यावरण तुरंत अगले साल हमें मिल जाएगा, तो हमारा ये समझना है कि इस पर्टिकुलर क्लास में आपको बहुत कुछ विस्तृत तौर से समझाना है। क्यों ये वायु प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली के साथ साथ अन्य और ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ गया है, और आपको अपने स्तर से क्या करना चाहिए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है और वैश्विक स्थिति क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज शाम को 4 बजे मेरी क्लास हुई है और इस क्लास का नाम है P वेव्स और S वेव से संबंधित जो भी सीस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि भूकंपीय तरंगे हैं, इसके बारे में मैंने विस्तृत तौर से चर्चा की है। इसको अगर आपने देख लिया तो वन शॉट सोल्यूशन है ये, यानी कि एक वीडियो शॉट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर कर चुके हैं, तो ये देखिएगा। इससे पहले भी मेरी ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है। इसके अलावा सर की एक और क्लास होगी, राज्य व्यवस्था की अवधारणा, ये अध्ययन सीरीज़ का ही पार्ट है। उसके बाद जैसे ही ये आज शाम को ख़त्म हो जाएगी, मतलब 4 बजे ख़त्म हो गई, उसके बाद 6 बजे से सर की क्लास आई है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, जो आज रात को फिर से लाइव है 9 बजे। तो बहुत सारी क्लासेस हैं आपकी। यूपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है और इसी एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए वन शॉट टॉपिक्स रहेंगे। दीपक सर पढ़ाएंगे भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के बारे में, किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउ अगर हम बात करें करंट सिचुएशन दिल्ली की क्या है, उत्तर भारत, सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहरा रहा है। बहुत सारी जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये समझाता है कि किस प्रकार से वायु की गुणवत्ता सही है या ख़राब हो रही है। ये 500 से ऊपर पहुंच गया है इस समय जब मैं क्लास ले रही हूँ, यहाँ शूट कर रही हूँ, तो आप समझिए 500 से ऊपर कितना ज़्यादा गंभीर से भी अति गंभीर हो चुका है। ये जो क्राइसिस हम देख रहे हैं ये आने वाले 1 हफ्ते तक रहेगी, इसलिए मास्किंग ज़रूर करें। सिर्फ और सिर्फ भारत के दिल्ली में ही नहीं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अन्य शहरों में भी लगातार वायु की गुणवत्ता ख़राब हो रही है, जिसमें अहमदाबाद से लेके बेंगलुरु, सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति इस समय भोपाल की है। उसके बाद भुवनेश्वर, चंडीगढ़ में भी बहुत ख़राब स्थिति है। दिल्ली में तो सीवियर प्लस हो चुका है, मतलब दिल्ली में 494 था, अभी आज सुबह ये 500 से ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद चेन्नई में भी, चंडीगढ़ के साथ गुवाहाटी में ठीक है, गुड है वहाँ पे। हैदराबाद में और जयपुर में ठीक ठाक चल रहा है। कोलकाता, लखनऊ में बहुत ख़राब स्थिति है। साथ ही साथ मुंबई में सेटिस्फैक्ट्री है। मुंबई में सेटिस्फैक्ट्री इस वजह से भी है क्योंकि ये अरब सागर के पास है, तो लैंड और सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे बहुत देर तक प्रदूषण नहीं रह पाता है वायुमंडल में। उसके बाद पटना में बहुत ही ख़राब हालत है, रायपुर में मॉडरेट है, थिरुवनंतपुरम में ठीक है, अगेन क्योंकि अरब सागर के पास है थिरुवनंतपुरम, इस वजह से यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज जो आती हैं यहाँ पे प्रदूषण को नहीं ठहरने देती। इसके अलावा ये क्षेत्र हैं, देख सकते हैं, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, इवन पूर्वांचल वाले क्षेत्र, ईस्ट में भी, और हरियाणा, उत्तराखंड, ऑफ कोर्स यहाँ आप देख रहे हैं दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है, पंजाब की भी स्थिति ख़राब है, और पाकिस्तान के लाहौर के क्षेत्र में भी बहुत ख़राब है। तो पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के प्रदूषण पे चोक कर रहे हैं बेसिकली। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि भारत से आने वाला प्रदूषण लाहौर को परेशान कर रहा है, और ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने साफ साफ कहा है कि इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि भारत की भौगोलिक स्थिति ही, उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ पे हम अपनी तरफ से बस एक कार्य कर सकते हैं कि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। बाकी क्योंकि इस समय नवंबर दिसंबर के समय वायु स्टैग्नेंट हो जाती है, स्थिरता आ जाती है,
वायु चलती, पवन चलती नहीं है, जिसकी वजह से प्रदूषण एक जगह ठहर जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के 2 कारण हैं। दिल्ली हर साल पोल्यूशन में आती है। अगर हम बात करें 2014 के बाद से, 2014, 2016, इसके बाद से हमने स्पाइक देखा है दिल्ली में प्रदूषण होने का। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ पे दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की पहली बात तो भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। ज्योग्राफी अगर आप दिल्ली की देखोगे तो दिल्ली पहली बात तो लैंडलॉक्ड है, यानी कि इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र हैं, स्थलीय क्षेत्र हैं। तो जितने भी स्थलीय क्षेत्र हैं ये क्योंकि किसी भी जलीय निकाय से नहीं जुड़ा हुआ है, ना इसके पास सी ब्रीज आ पाती है, ना लैंड से सी की तरफ लैंड ब्रीज जा पाती है। तो जो भी प्रदूषण यहाँ इस समय, जो भी वायु रहता है, वायु और तापमान रहता है यहाँ पे, इस प्रकार से बन जाता है कि पवन यहाँ पे चल ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ पे अगर वायुमंडल में आ गया, वातावरण में आ गया, वो स्थिर रूप से देखा जाएगा। दूसरी चीज़ सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं। सोशो इकोनॉमिक रीजंस ये क्या है भाई? सबसे पहला सोशो इकोनॉमिक रीज़न यही है कि क्योंकि ये हरियाणा, पंजाब के भी पास है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसी जगहों से घिरा हुआ है ये, एक तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न, ठीक है, हरियाणा, ये सारे क्या हैं? ये कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। और कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अब रबी सीज़न आ रहा है तो इनको गेहूँ उपजना है, वीट या गेहूं की खेती करनी है। अब वीट या गेहूं की खेती करने के लिए जो बचा कुचा धान का स्टॉक रहता है, धान का जो बचा कुचा सामान रहता है, वो अभी भी जड़ों तक रहता है। तो उसको हटाने के लिए ना तो इनके पास ज़्यादा समय रहता है, ना इतना लेबर कॉस्ट ये देना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं? इकट्ठे पराली जला देते हैं। तो पराली जलाने की वजह से जितना भी धुआं है वो एक जगह जाके केंद्रीकृत हो जाता है, जो कि है दिल्ली। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वायु प्रणाली स्थिर है, साथ ही साथ पराली जलाना सोशो इकोनॉमिक रीज़न है, और इसी के ऊपर दिवाली आ जाती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दिल्ली हर साल एक स्पाइक देख रही है। अब आप सोचेंगे कि पराली क्यों जलानी पड़ती है? पराली इसलिए जलानी पड़ती है क्योंकि राबी सीज़न और खरीफ सीज़न के बाद समय बहुत कम रहता है। इसी के अंतर्गत आपको एक तो पहली बात ये सारा जो धान का बचा कुचा स्टॉक है वो हटाना होता है, उसके बाद आपको बीज डालने होते हैं, तो समय कम है। इतना समय मैनुअल लेबर यानी कि हाथों का इस्तेमाल करके तो आप करेंगे नहीं। हैप्पी सीडर भी दिया गया था। हैप्पी सीडर क्या करता था? धान के बचे कुचे स्टॉक को हटाता था, हैप्पी सीडर। पर हैप्पी सीडर इतना महंगा है कि फार्मर्स इसको पहली बात तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी चीज़ है पूरी तरह से उखाड़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे तकनीकी रूप से भी बाधित हैं फार्मर्स, और साथ ही साथ वित्तीय रूप से भी बाधित हैं। तो ये क्या करते हैं? पराली जला देते हैं। आप हर बार पनिशमेंट नहीं दे सकते, आपको कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा ताकि यहाँ के फार्मर्स पराली ना जलाएं। ठीक है, तो ये हर बार इनको फार्मर्स को, किसानों को एक तरह से विलन बना देना सही नहीं है। यहाँ सरकार की नाकामी है, तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सीधे किसके ऊपर डाल देती हैं? सारी चीज़ें फार्मर्स के ऊपर डाल देती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमें, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि पराली जलाने की वजह से फार्मर्स क्या नहीं होते, फार्मर्स कहीं से भी बेचारे विलन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि यह पहली बार क्या हो रहा है कि 500 से ऊपर पहुंचा, नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 में इससे भी ज़्यादा ख़राब था। कहीं कहीं द्वारका में देखो, आर.के. पुरम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आर.के. पुरम, सत्यवती कॉलेज, इन सब के पास तो 999 पहुंच गया था। आप समझ रहे हैं? इसके अलावा बवाना, रोहिणी, पंजाब बाग, इन सब जगहों पे 600-800 से ऊपर था।
तो यहाँ पे पहली बार नहीं हो रहा है दिल्ली में, हालांकि इस समय फिर से हम, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे नॉर्मल मान लें, बिजनेस एज यूजुअल मान लें, नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाल में ये सिचुएशन है कि बहुत सारे जगहों पर हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट अभी देखो कि GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की पूरी टीम ने GRAP बनाया था। GRAP का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है? ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बेसिकली कुछ प्रतिबंध होते हैं। जितनी ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक की, उस हिसाब से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आता है। तो अगर बात करें इस समय, क्योंकि 494 से अधिक हो चुका है, ये 500 के करीब पहुंच चुका है, तो GRAP 4 आ चुका था, GRAP 4 चौथा स्तर आ चुका था। और GRAP 4 में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पहला प्रतिबंध रहता है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही होती हैं उसको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ ऐसे पदार्थों का आना जाना, आवाजाही ट्रकों के ज़रिए होती है जो कि अत्यधिक ज़रूरी हैं। डीजल वाले व्हीकल्स, भारत स्टेज 4 वाले व्हीकल्स को भी बंद कर दिया जाता है। जो भी एजुकेशन होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, ऑनलाइन मोड पे होगी, स्पेसिफिकली उन बच्चों की जो 10वीं कक्षा तक के हैं, और उसके बाद आप बाकी बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। ऑफिसेज वगैरह भी जनरली बंद हो जाते हैं हेल्थ क्राइसिस को देख के। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, उसमें से एक मैंने आपको बताया क्या कि ट्रकों की आवाजाही बंद करवा दी जाती है। हालांकि इसमें देख लो किस तरह से नॉर्मल पुलिस वाले ही इसमें संलिप्त हैं, किस तरह से 200 रुपये के लिए ये ट्रकों की आवाजाही आने के लिए मतलब अलाउ कर दे रहे हैं, कॉप्स अलाउ कर दे रहे हैं कि एंटी पोल्यूशन कर्ब्स लगे हैं इन सारी जगहों पे, आना मना है, फिर भी 200 रुपये में ये अंदर चले आते हैं। तो जब ये सारे इश्यूज़ हैं, आप निचले स्तर पे ये इश्यूज़ दे रहे हैं, जवाबदेही नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे पैसे के लिए 200-300 रुपये क्या होता है आजकल के समय में, उसके लिए भी आप ट्रक्स को आने जाने दे रहे हैं, तो आप निचले स्तर से आप समझ लीजिए ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा इशू नीचे स्तर पे है। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस समय लाहौर से भी हवाएं आ रही हैं दिल्ली की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे पोल्यूशन लाहौर से भी दिल्ली की तरफ ला रही हैं जो पवनें आ रही हैं। और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ, पहली बार नहीं हुई, लंबे समय से बात में चल रही हैं ये, ठीक है। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन और पूरा बंगाल की तरफ अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश की तरफ देखेंगे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। बे ऑफ बंगाल से भी पवनें आके यहाँ पे मिल रही हैं। तो जिस तरह से लगातार हो रहा है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक गंगा के जो मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसत आयु सीमा भी कम हो रही है, और ये 7 साल कम होने की आशंका है। यानी कि जो व्यक्ति 77 साल तक जी सकता है वो 70 साल तक ही जिएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में रहते हैं तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है। तो ये संवैधानिक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मेरे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। इसके अलावा जैसा कि शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया था, इसके पीछे इन इलाकों के वायुमंडल के दूषित होने का सबसे बड़ा रीज़न है। धूल के कणों से होने वाले वायु प्रदूषण में इजाफे के मुख्य कारण बताए गए हैं। फसल की आग से निकलने वाले धुआं मुख्य कारणों में से एक है, सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है। और बाकी कारण क्या है मैंने आपको बताया है। औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियां, आतिशबाजी, हीटिंग और खाना पकाने के लिए आग से पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, और यही पर्टिकुलेट मैटर छोटे ठोस पदार्थ होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे ज़्यादा हानिकारक है। क्यों? क्योंकि हमारी श्वसन की प्रणालियों से हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स को कवर कर देता है, जिससे लंग्स में सांस लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर ब्लड का संचार अच्छे से नहीं होगा तो यह आपके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नवंबर और दिसंबर में तापमान में उलटफेर आम बात है, क्योंकि तिब्बती पठार से ठंडी हवा चलती है और इंडो गैंजेटिक मैदान से आने वाली धुआंधार हवाओं के साथ मिल जाती हैं। उलटफेर एक ढक्कन की तरह काम कर सकती है, जिसमें गर्म हवा सतह के पास दूषकों में फंसा लेती है। उत्तर में
हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के बीच में निचली लटकी धुंध ये छा जाती है। या उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। इंडो गंगा के मैदान में वैश्विक आबादी का 9% हिस्सा रहता है और भारत इंडो गंगा के मैदान में अधिकांश हिस्से पर कब्जा होता है। इसकी 40% आबादी मैदानी इलाकों में रहती है। शिकागो विश्वविद्यालय के अध्ययन में ये भी बताया गया 1998 से 2016 तक इंडो गंगा के मैदान में वायु प्रदूषण 72% बढ़ा है। देश के प्रदूषण का स्तर बढ़ने वाला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बताया गया है। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 2 दिनों से बेहद खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गया है और इस समय अब देखिए 17 नवंबर के बाद आज की डेट देख लीजिए 500 के ऊपर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी को सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण को गंभीरता से देखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने को भी कहा है। बोला कि भाई हमारे आगे वाले भविष्य ऐसे नहीं रह सकते। साथ ही साथ देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित 5 राजधानियां हैं। अगर आप देखें इस मैप में आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल, उसके बाद राजस्थान का जयपुर, दिल्ली एनसीआर अपने आप में ही, फिर उसके बाद हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ये सारी सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। इसके अलावा बाकी राज्यों में भी प्रदूषण फैला है। मैंने आपको बताया दिल्ली के सबसे नज़दीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई गई है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण रहेगा। इसके अलावा 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 4था स्टेज लागू कर दिया। यानी इससे पहले वो खुद भी नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। लेकिन इससे प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, क्योंकि मैंने आपको बताया 200 रुपये में आप ट्रक्स को आने जाने की अनुमति दे रहे हैं, तब क्या ही बात है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 4 स्टेज होते हैं। चौथा स्टेज गंभीर प्लस के लिए होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर चला जाता है। तो अगर बात करते हैं 3 और 4 में क्या क्या पाबंदियां हैं। बोरिंग और ड्रिलिंग समेत सभी तरह की खुदाई के काम नहीं होते हैं। सभी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई बंद होती है। साथ ही साथ सीवर, वाटर लाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक केबल डालने पर रोक लगा दी जाती है। ईंटों या चिनाई का काम भी बंद हो जाता है। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े काम बंद रहेंगे। पेंटिंग, पॉलिश करने के काम नहीं होंगे। सीमेंट, प्लास्टर, कोटिंग वगैरह भी बंद रहते हैं। तो आप समझ लीजिए पर्यावरण को बचाने के लिए हमको आर्थिक रूप से पीछे जाना पड़ रहा है ना। तो ये इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी माना जाता है कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा देश पीछे चला जाएगा। तो पर्यावरण को संरक्षित करना इम्पॉर्टेंट है। टाइल, पत्थर समेत दूसरे फ्लोरिंग मटेरियल की कटिंग, गार्डिंग बंद होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन होता है? ये सारे काम कौन करते हैं? मैनुअल लेबर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इसको लेके। वाटर प्रूफिंग बंद रहेगी। केमिकल वाटर प्रूफिंग में भी की छूट रहेगी। सड़क बनाने से जुड़े काम और बड़ी रिपेयरिंग बंद रहेंगे। सीमेंट, राख, ईंट, रेत, टूटे पत्थर आदि धूल पैदा करने वाले सामान की लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रही गाड़ियों के कच्चे रास्तों पर चलने पर रोक रहेगी। तोड़फोड़ का वेस्ट नहीं ले जा सकेंगे। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। GRAP 4 के तहत ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। साथ ही साथ ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। ज़रूरी चीज़ों और सेवाओं को ही आना जाने दिया जाएगा। सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रदूषणकारी नहीं होते हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली SLV गाड़ियों की एंट्री बंद है। जरूरी चीज़ों और सेवाओं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। बट ये भी बहुत ओपन होता है। हो सकता है कि मैं फालतू चीज़ ले जा रही हूँ ट्रक से और बोल दूँ कि इसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं और कॉप्स को 100 रुपये दे दूँ तो वो मुझे आने जाने दे देंगे। BS4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हवाई जितने भी हैवी गुड्स व्हीकल हैं इन पर सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर बैन भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 6ठी से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन कक्षा चलाएगी। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है। तो वर्क फ्रॉम होम तो आजकल बहुत सारे लोग वैसे भी कर ही रहे हैं, आदत में भी थोड़ा बहुत आ गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। राज्य सरकारें इमरजेंसी होने पर कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती है, ठीक है। तो ये चौथा स्टेज है हमारा जो मैंने आपको बता दिया है। तो कितना हानिकारक है एयर क्वालिटी इंडेक्स? अगर अच्छा है मतलब 0 to 50 के बीच में
वायु गुणवत्ता सूचकांक है, तो वो अच्छी है, सेहत के लिए सही है। 51 से 100 संतोषजनक है। 101 से 150 ये मध्यम वर्ग में आती है, ऑरेंज कैटेगरी में। 151 से 200 खराब, इसमें आपको मास्किंग कर लेनी चाहिए। 201 से 300 बहुत ही ज़्यादा खराब है, और गंभीर 301 से 500 है, इसमें तो आपको ऑक्सीजन मास्क भी लगाना पड़ेगा, एक्चुअली ये सच्चाई है। इसके अलावा हवा के प्रदूषण को प्रदूषित करने वाले जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM 2.5 और PM 10 ये जिम्मेदार होते हैं। यही इंसानी शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 2.5 माइक्रोन यानी कि कितना इनका डायमीटर है, माइक्रोन यानी डायमीटर कितना है, 2.5 माइक्रोन या इससे कम साइज़ के पार्टिकल्स को PM 2.5 कहते हैं, और 2.5 से 10 माइक्रोन साइज़ वाले पार्टिकुलेट्स को PM 10 कहते हैं। या इतने छोटे होते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद जितने भी एल्वेओलर बैरियर पार कर सकते हैं, फेफड़े तक पहुंच सकते हैं। ये फिर वहाँ पे शामिल होकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या पार्टिकल दिल में प्रवेश कर जाते हैं और हार्ट अटैक का भी कारण बनते हैं। अगर यह दिमाग में पहुंचते हैं तो सिरदर्द से लेकर डिमेंशिया तक हो सकता है, और बच्चों के मस्तिष्क विकास, मानसिक विकास को भी हानि पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट आई थी। इसमें वायु प्रदूषण की वजह से भारत में रोजाना 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत हो रही है। यह आंकड़ा तंबाकू और शुगर से होने वाली मौतों की संख्या से कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 9 साल में दिवाली के बाद AQI लगातार खराब हुआ है, ये हमने देखा भी है। 2024 में चलो दिवाली के अगले दिन यहाँ पे बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था, 186 से एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 पे आ गई थी, फिर भी यह गंभीर थी। इसके बाद 2023 में 202 से दिवाली के अगले दिन 900 पहुंच गई थी। फिर उसके बाद 2022 में 312 से 326 पहुंच गई थी। 2021 में 382 से 432 पहुंची। 2020 में 414 थी, 424 पहुंची। क्योंकि ये कोविड का भी टाइम था, तो हमने देखा है कि बढ़ोतरी तो हुई है दिवाली के बाद। CPCB के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से है। पंजाब में हर साल 70 से 80 लाख मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। फिर उसके बाद दिल्ली में आने जाने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इससे दिल्ली में 12% प्रदूषण बढ़ा है, गाड़ियों से जो होते हैं कार्बन उत्सर्जन। 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख के करीब गाड़ियां हैं। इनमें सबसे छोटे प्रदूषण कर PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलते हैं, और यह वाहन ना सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं बल्कि धूल और जो छोटे छोटे और पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उनका भी उत्सर्जन करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी सबसे बड़ी वजह फैक्ट्रियां हैं। इनमें आसपास मौजूदा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से लेकर 10 तक निकालती हैं। द एनर्जी एजेंसी इंस्टीट्यूट ने भी ये बताया कि यह हवा में मौजूद 44% PM 2.5 और 41% PM 10 के लिए जिम्मेदार भी हैं। बैन के बाद भी किसान लगातार पराली जला रहे हैं, उसके रीजंस भी मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलरली दिल्ली में प्रदूषण के लिए राज्य सरकार कितनी गंभीर है, ये देखना ज़रूरी है। 2013 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। नवंबर 2013 में प्रदूषण को लेकर का लेवल 287 AQI था। 11 साल बाद 2024 में प्रदूषण का लेवल 500 हो चुका है। 2013 में एक व्यक्ति औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा है, भले ही आप स्मोक नहीं कर रहे हैं तब भी। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट तक पहुंच गया। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं दिल्ली में अभी इस समय निकल जाऊं, ऐसा प्रतीत होगा कि मैंने 38 सिगरेट की वजह से अपने लंग्स को हानि पहुंचाई है। इसके अलावा 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन इससे प्रदूषण को रोका नहीं जा सक रहा। 2021 में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सूत्रीय रणनीति बनाई। इसके लिए 550 लोगों की टीम भी गठित की। दिल्ली सरकार की जो 5 सूत्रीय रणनीति है उसको देख लेते हैं। प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना, खुले में आग जलाना मना करना, सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार होना, डीजल जनरेटर सेट को बंद किया जाना, पराली को लेकर बायो डिकम्पोजर या का छिड़काव भी किया जाना। चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकता है वो प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हवा को प्रदूषित करने में पर्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 जिम्मेदार होते हैं। यही इंसानी शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 2.5 माइक्रोन या इससे कम साइज़ के पार्टिकल्स को PM 2.5 कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।